हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है इंडिगो का पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसमें जो नरेटर होता है ये नरेटर की ऑटोबायोग्राफी है जो पॉपुलर मेकअप ब्रांड पैनकेक जिसका नाम है जेमिनाई स्टूडियो में उसके बारे में बताता है। और ये उस टाइम की बहुत ही पॉपुलर मेकअप ब्रांड थी जो इंडिया और अब्रॉड दोनों में यूज़ होती थी। और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो जेमिनाई स्टूडियोज़ में बना था। रॉबर्ट क्लाइव के जो बिल्डिंग थी स्टेबल्स जहाँ पे वो था वहाँ पे ये मेकअप ब्रांड जो भी मेकअप वगैरह होता था ये वहाँ होता था। हेयर कटिंग सैलों की तरह लगता था जिसमें बहुत सारे मिरर्स थे और मिरर्स के ऊपर बहुत सारी जो लाइट्स वगैरह होती हैं वो वहाँ पे लगा होता था। और पोएट बताता है कि जो वो मिरर पे इतनी सारी लाइट्स होती थी तो कई बार जो एक्टर्स होते थे जिनका मेकअप हो रहा होता था उनके लिए बहुत ज़्यादा कई बार इनकन्वीनियंट होता था क्योंकि इतनी हीट वहाँ से निकलती थी। और ये भी बताते थे कि वहाँ पे जो मेकअप होता था वो क्रोनोलॉजिकली होता था, मतलब जो हाई क्लास एक्टर्स होंगे उनके जो हाई प्रोफेशनल्स होंगे वो उनका मेकअप करेंगे, फिर जो उनके जूनियर्स होंगे वो दूसरे एक्टर्स का, को एक्टर्स का या फिर साइड एक्टर्स का जो मेकअप होता है वो करेंगे। तो एक क्रोनोलॉजिकली वे में वहाँ पे मेकअप किया जाता था। यहाँ पे बंगाली, महाराष्ट्रियन, आंध्र प्रदेश के और लोकल तमिल्स भी जो थे। तो यहाँ पे जो लोग मेकअप करते थे उनका यहाँ पे मेन एम था कि जो एक्टर्स हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश दिखाएं कि हाँ ये मेन एक्टर्स है, ये सब एक्टर्स है, तो उनके बीच में डिफरेंस दिखाना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वहाँ पे ज़्यादातर इंडोर शूटिंग होती थी, जो स्टूडियोज़ होते हैं उसके अंदर शूटिंग होती थी, आउटडोर शूटिंग नहीं होती थी। और मेकअप को अगली जो है वो करा जाता था ताकि वहाँ पे कैरेक्टर्स और ज़्यादा प्रेजेंटेबल जो है वो वहाँ पे लगे, तो इसलिए वहाँ पे बहुत लाइट्स भी होती थी। मेकअप जो है यहाँ पे हायरार्की बताई है कि जो चीफ मेकअप मैन था वो मेन एक्टर एक्ट्रेस की करता था, फिर सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो की करता था और ऐसे आगे आगे चलता रहता था। और ऐसे भी कई मेकअप मैन थे जो बिल्कुल लास्ट में आते थे। द तो जो ऑफिस बॉय था और वहाँ पे कुछ ऑफिस मैन भी होते थे जो उनका मेकअप करते थे, जो जो क्लाउड में शूटिंग कर रहे हैं जिनका इतना सिग्निफिकेंस जो है वहाँ पे नहीं है। तो ये जो ऑफिस बॉय था वो एक्चुअली एक बॉय नहीं था, वो 40 ईयर ओल्ड मैन था जो चाहता था कि वो भी कभी एक स्टार एक्टर बने या फिर स्क्रिप्ट राइटर बने या डायरेक्टर बने। और वो सिर्फ एक छोटा मोटा पोएट था, वहाँ पे मेकअप करता था। बताता है कि लोग उससे हमेशा पूछते थे कि तुम कैसा काम करते हो, बिकॉज ज़्यादातर वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को इकट्ठा करता था। तो लोगों को लगता था कि उसका काम बहुत कम है और लोग उसके बारे में काफ़ी बातें भी करते थे। जो मेकअप बॉय था वो हमेशा समझता था कि वो नरेटर को बताए कि उसका जो इतना अच्छा टैलेंट है वो यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। और वो जो सुबू जो एक नंबर 2 का जेमिनाई स्टूडियोज में काम करता था, तो उसकी कंडीशन जो कितनी वर्स थी उसके बारे में बता रहा है। तो नरेटर के हिसाब से सुबू वॉज अ पर्सन हु डिड नॉट गेट एक्सपोजर टू फर्मली एस्टैब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज। मतलब उसको उसके करियर के स्टार्टिंग में इतनी अच्छी ऑफर जो था वो नहीं मिल पाया था। और नरेटर ये भी मानता है कि उसको एक अच्छी एजुकेशन जो नहीं मिली थी जो कि मेकअप डिपार्टमेंट वालों को मिलती है। तो उसको काम इतना नहीं था पर वो काफ़ी चेयरफुल था और उसको जो भी उसको काम मिलता था वो उसमें काफ़ी एनलाइटन होता था। और नरेटर बोलता है कि सुबह जो था वो फिल्म्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट था और वो उसकी जितनी स्पॉन्टेनियसली वो सोचता था वो नरेटर को बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारे सॉल्यूशंस के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ जो है वो आता था। वो पोएट था और नॉवेलिस्ट भी था, पर उसकी जो अचीवमेंट्स थी वो ओवर शैडो हो गई थी बाय द सक्सेस इन द फिल्म वर्ल्ड। तो उस फिल्म वर्ल्ड ने उसकी जो अचीवमेंट्स थी उसको ओवर शैडो कर दिया था। वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर भी था और वो कभी भी लीड एक्टर नहीं बनना चाहता था, बट जो भी उसको रोल मिलता था वो उसमें अपना पूरा 100% जो है वो देता था। वो लोगों की बहुत केयर करता था और उसके घर में नरेटर के भी काफ़ी दोस्त वगैरह आते जाते रहते थे। तब भी सुबह इतना अच्छा था, तब भी उसके काफ़ी दुश्मन थे। वो इसलिए थे क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप था उसके बॉस के साथ वो काफ़ी अच्छा था, पर वो उससे कुछ फ़ायदा जो है वो नहीं चाहता था। तो सुबह को अक्सर बॉस के साथ देखा जाता था। लॉयर्स वगैरह या राइटर पोएट तो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे। तो लॉयर जो था वहाँ पे लीगल एडवाइज़र था, पर बहुत सारे लोग उसको कुछ और ही समझते थे।
तो नरेटर बात करता है कि वेयर द लॉयर एंडेड वन एक्टर्स के करियर को उसने ख़राब कर दिया था। तो लॉयर ऑफन ड्रेस्ड डिफरेंटली भी उसको ड्रेस किया जाता था। वो पैंट्स और टाइज पहनता था या कोट पहनता था और वो काफ़ी अकेला और हेल्पलेस सा लगता था, जैसे कि ऐसा इंसान जिसका लॉजिक वर्ल्ड से चला गया है। एक दिन जो बॉस था उन्होंने क्लोज कर दिया था स्टोरी डिपार्टमेंट को, एंड जिसकी वजह से लॉयर की जॉब जो है वो चली गई थी। तो जो जेमिनी स्टूडियोज़ था वो पोएट्स वगैरह के लिए बहुत फेवरेट था। उसमें बहुत अच्छी कॉफ़ीज़ वगैरह मिलती थी और उस टाइम कांग्रेस का रूल था इंडिया में। तो जो मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो गांधी जी के इन्फ्लुएंस की वजह से खादी वगैरह पहनते थे और लोगों का पॉलिटिक्स की तरफ इतना इंक्लाइनेशन नहीं था। जो चलता था वो फ्लो के साथ जाते थे। और वो कम्युनिज़्म के भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे। कम्युनिज़्म का मतलब कि जो भी रिसोर्सेज होंगे वो लोगों में इक्वली डिवाइड होंगी। These thoughts were vaguely prevalent only in khadi-clad poets of Gemini Studios. ये थॉट्स जो है जेमिनी स्टूडियोज में काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। अब फ्रैंक बुचन जो कि एक विजिट उनका जो है वो आया था वहाँ पे दो तो वहाँ पे 200 स्ट्रॉन्ग मैन वहाँ पे प्रेजेंट प्ले कर रहे थे बहुत बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में। तो इनका जो मैसेज था वो बहुत सिंपल था पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन जो था वो क्रिएट करा। कुछ सालों तक सारे तमिल प्लेस के अंदर जो सीन थे वो सनराइज एट सनसेट के जो थे वो इन्होंने ही प्ले किए थे। और नरेटर को बाद में पता लगा कि वो एक कॉम्युनिज्म के बारे में बता रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस था। तो उस टाइम उनको समझ नहीं आया कि ये प्ले किस बारे में है। आफ्टर सम मंथ्स तो जो दूसरे गेस्ट जेमिनी स्टूडियोज में आए, एक इंग्लिश एडिटर लंदन से आया था। तो लोगों को पता लगा कि वो सिर्फ एक एडिटर नहीं है, वो पता लगा कि वो सिर्फ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटर नहीं है। उन्होंने बहुत एक बड़ी स्पीच भी दी थी डेमोक्रेसी फ्रीडम के बारे में। तो नरेटर मानता है कि प्रोस राइटिंग जो है वो रियल जीनियस के लिए रियल नहीं होती है। ये उनके लिए होती है जो पेशेंट है और जो अपने काम में परसिस्टेंसी रखते हैं। वो द नरेटर को उस टाइम पता लगता है, फाउंड अनाउंसमेंट फॉर अ स्टोरी कॉन्टेस्ट जो ब्रिटिश जो अनाउंस कर रहे होते हैं उसके बारे में पता लगता है। तो नरेटर उसके बारे में जानना भी चाहता है। तो उसको पता लगता है वो जो एडिटर है वो स्टीफन स्पेंडर है, जो सेल्स एडिटर जो कि उस टाइम जेमिनी स्टूडियोज में आया था। तब उसको समझ आता है कि वो उस टाइम वो किस बारे में अपना प्ले जो है वो करना चाह रहे थे। कुछ सालों बाद नरेटर जो है जेमिनी स्टूडियोज में उसको पता लगता है कि इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं और उसको रियलाइज़ होता है कि लोगों की जो अटेंशन है वो भी कम हो गई है। उसको पता लगता है लॉ ऑफ लो प्राइस बुक्स फॉर स्टूडेंट्स एट 50 पैसे ईच, कि लोगों को बहुत कम में रशियन रेवोल्यूशन की बुक्स जो है 50 पैसे में मिल रही है। तो उसने भी वो बुक जो है वो खरीद ली थी जिसका नाम था गॉड डैड फेल्ड, जिसमें 6 एमिनेंट मैन थे जो कि लेटर्स 6 एमिनेंट मैन थे ऑफ लेटर्स जो कि जर्नी कम्युनिज्म की होती है उसके बारे में बताते हैं। फिर ऑथर के बारे में पता है कि उसको पता लगता है हाँ ये स्टीफन स्पेंडर ही था जो आया था। और वो बताता है कि उस टाइम वो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कम्युनिज्म के लिए था वो बताना चाहता था, पर उस टाइम उनको वो चीज़ जो है वो समझ नहीं आई थी। तो ये था हमारा चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like and subscribe. Thank you for watching.